आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है न्यू इरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक वंजारी सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड इरा में देखा गया जिनमें अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, लो इम्यूनिटी है, ऐसे लोगों को पेट से संबंधी विकार काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, आप ये बताइए किस तरह के पेट के एब्डोमिनल पेन के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। पोस्ट कोविड इरा में बेसिकली देखा ये गया है कि दो फैक्टर्स है। एक तो पोस्ट कोविड आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया का इनका एक बैलेंस होता है, वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, इसे हम डिसबायोसिस कहते हैं। इस वजह से IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो काफ़ी कॉमन एक समस्या है समाज में, वो बढ़ोतरी पे है। कई पोस्ट कोविड के बाद में जो पेशेंट्स ऑलरेडी IBS डायग्नोज थे, उनकी दिक्कतें बढ़ी है, या नए सिरे से लोगों में डाइजेशन संबंधित समस्या उत्पन्न हुई है। दूसरा फैक्टर है कोविड के समय ली गई एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और बाकी मेडिकेशंस, उससे भी अंदर ये जो बैक्टीरिया का बैलेंस है इसमें परिवर्तन हुआ है, डिसबायोसिस बन के ये आगे आया है। दूसरा चीज़ है मेडिकेशन इंड्यूस गैस्ट्राइटिस। लोगों ने काढ़े और कई आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस का भी इस्तेमाल किया, उस वजह से भी पेट की समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है। कोविड इरा में हमने कई बार ये भी देखा है कि कोविड रिलेटेड और कई बार मेडिकेशन रिलेटेड भी लीवर पे सूजन के केसेस सामने आए हैं। उस वजह से भी लोगों की सेहत में उसका परिणाम पड़ा है, जिससे पीलिया हुआ, किसी को भूख कम होना, थकावट लगना और डाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम्स है, इनमें भी बढ़ोतरी पाई गई। तो बेसिकली ये मेन समस्या है। IBS, हेपेटाइटिस और कुछ इवन पेशेंट्स पैंक्रेटाइटिस के भी हमें मिले हैं पोस्ट कोविड इसमें। अब उसमें सिर्फ कोविड के वजह से वो पैंक्रेटाइटिस हुए हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अदर देन कोविड और कोई रिस्क फैक्टर नहीं था पैंक्रेटाइटिस के लिए। तो पेट संबंधित कई सारी समस्याएं हैं जो कोविड से संबंधित और कोविड के मेडिकेशंस की वजह से पोस्ट कोविड वाले समय में हमारे आगे ज़रूर आई है। सर, आप हमें ये भी बताइए कि थ्रोम्बोसिस की वजह से आर्टरी ब्लॉक की, हाँ, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, हाँ, डेफिनेटली पोस्ट कोविड समय में या फिर इवन ड्यूरिंग कोविड के भी समय में कई सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको जगह जगह पे वीनस या आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस बन रहे थे। न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशंस काफ़ी कॉमन थे, बट कई पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनमें आंतों की नसों में ब्लॉकेज आने की वजह से आंतों संबंधित गैंग्रीन, पेट में दर्द, कभी ब्लडी डायरिया, ये सारी समस्याएं भी आई है। क्योंकि थ्रोम्बोजेनिक स्टेट है, थ्रोम्बोजेनिक स्टेट में शरीर में किसी भी रक्त धमनी में ब्लॉकेज हो सकता है, और ये ब्लॉकेज जब आंतों में होता है तब उसमें फिर पेट में दर्द होना, पेट में फुलावट आना, ब्लीडिंग होना लैट्रिन के रास्ते से, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो पोस्ट कोविड और कोविड रिलेटेड पेशेंट्स में भी ये सारी समस्या देखी गई है। हेपेटाइटिस B और C का कितना इम्पैक्ट गिरता है, आप उनके उस बारे में बताइए। किस कोविड केस में या इसमें जनरल इन टर्म्स में? डेफिनेटली सर, देखिए हेपेटाइटिस दो प्रकार के हैं। एक है एक्यूट हेपेटाइटिस, ये यूजुअली A और E से होता है, जो काफ़ी कॉमन है इंडिया में। इसमें पेशेंट को तुरंत सिम्टम्स आते हैं, जॉन्डिस होना, उल्टियाँ होना, भूख कम होना, थकावट लगना, और ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। ये 6 हफ्ते के ऊपर यूजुअली चलते नहीं हैं। बट जो हेपेटाइटिस और B, हेपेटाइटिस C, ये दो जो वायरस है, ये शरीर को धीरे धीरे अंदर लीवर को खराब करते हैं। ये बहुत रेयरली ही एक्यूट करके प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी मूल समस्या यही है कि कई बार मरीज को पता ही नहीं होता कि वो हेपेटाइटिस B या C से ग्रसित है, इसलिए ना इसका वो समय पे इलाज ले पाता है। और कई बार जब लीवर की पूरी खराबी हो जाती है, उस समय टेस्ट किया जाता है और पता चलता है कि भाई हेपेटाइटिस B या C का बीमारी चल रहा है। अगर ये उसे पहले से पता होता तो शायद उसकी लीवर की खराबी होने की स्टेज ही नहीं पहुंचती। तो नॉर्मल स्क्रीनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्हें पहले कभी ब्लड चढ़ा हो, पहले कोई सर्जरी हुई हो, ऐसे पेशेंट्स, या फिर जिनके माता पिता में किसी को हेपेटाइटिस B हो, तो उन लोगों की डेफिनेटली स्क्रीनिंग होनी चाहिए।
आप जब रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, आपके एलएफटी में कुछ वेरिएशन है, तब भी ये जांच डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगर बी और सी का पता चलता है तो अपने निकटतम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट से संपर्क करके उसका एक सही तरीके से इलाज करना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि वायरस की मात्रा अत्यधिक नहीं होती है, तो उस समय रेगुलर मॉनिटरिंग से भी काम चल जाता है, बट उसका पता होना, आपके फिजिशियन से कांस्टेंट टच में रहना और बताए हुए एहतियात को फॉलो करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आजकल ऐसा सीनियर चल रहा है कि जो हाइपरटेंशन काफ़ी बढ़ गया है लोगों में, और दूसरे तौर पे ये भी देखा गया है कि लोग जो गैस्ट्रो रिलेटेड जो डिजीज़ है उसके प्रति बेपरवाह होते जा रहे हैं, और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली कहाँ पे उसका डायग्नोसिस करना चाहिए। लोग अपना बाकी के जो पैथी है उसकी तरफ भी ज़्यादा उनका ये हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या था, हाई मर्क्यूरी मिलने की वजह से उनको इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। हाँ। और ऐसे भी लोग जिन्होंने स्टेरॉइड का भी इंड्यूस ज़्यादा किया था वो भी उसके विक्टिम होते जा रहे हैं। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस को टालने के लिए आपकी तरफ से क्या परामर्श होगा हमारे दर्शकों को, उस बारे में बताइए। देखिए, आपके हेल्थ के प्रति आपने सजग रहना चाहिए, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम देखेंगे कि हमारे रोज़ के लाइफस्टाइल में हम जो जो चीज़ों को प्राधान्य देते हैं, प्रॉबेबली हम कितना भी बात करें, हम अपने हेल्थ को उतना प्राधान्य नहीं देते ही है कि हम जो अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये मेन कारण है आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रिलेटेड डिसीजेस बढ़ने का। अगर हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो ये बीमारियां बनने से पहले ही हम रोक सकते हैं। एंड यू ऑलवेज नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बार कोई चीज़ हो जाए फिर उसको करेक्ट करने के बदले वो ना हो, इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि आपका पैसा आप कमा लेंगे, सब कमा लेंगे, बट अगर आपका हेल्थ एक बार आपने गंवा दिया तो उसे रिगेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपने आपके हेल्थ को प्राइम इम्पोर्टेंस देना है, आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर रखना है, और जब भी कोई ऐसा समस्या लगे तो आपने आपके डॉक्टर्स का डेफिनेटली, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उनका सलाह डेफिनेटली लेना है। आप किसी चीज़ को टालते जाते हैं तो उससे कई बार नुकसान पेशेंट का ही होता है और आगे की समस्या पेशेंट को ही झेलनी पड़ती है। तो सही समय पे डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना करें, और डॉक्टर के परामर्श से अपने लाइफस्टाइल में जो डॉक्टर ने सुझाए हैं वो मॉडिफिकेशंस है वो उसे डिसिप्लिन वे से कंटिन्यू करें। ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है इनसे बचने में मदद होगी। सर विदर्भ के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि ऐसे जो व्यक्ति है जो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, लीकर का ज़्यादा सेवन करते हैं, उसका इम्पैक्ट उनके आंतों पर, उनके इंटेस्टाइन पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, स्मोकिंग और लिकर जो शराब है वो पेट की समस्याओं का मुख्य कारण है। हम अगर एक एक समस्या ले, जैसे लीवर हो गया, तो इसमें अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से 20 to 30% ऑफ द पेशेंट्स में लीवर की खराबी भी डेवलप हो जाती है। वो खराबी ऐसी होती है कि जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। उस कंडीशन में लीवर बदलना ही एक ऑप्शन रह जाता है। तो अल्कोहल का सेवन कभी भी आपके लीवर के लिए फ़ायदा नहीं देगा, वो आपके लीवर को नुकसान ही करेगा। और जैसे हमारा पहले भी बात हुआ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, वो मोटापे का शिकार होता है, इसमें ये लीवर रिलेटेड समस्या बढ़ने का रिस्क और बढ़ जाता है। साथ में साथ शराब की वजह से पैंक्रियास पे भी सूजन आती है। इसे हम एक्यूट पैंक्रियाटिस और क्रॉनिक पैंक्रियाटिस इन दो भागों में बांटते हैं। इसमें स्मोकिंग की वजह से ये जो रिस्क है ये मोर देन 50% और बढ़ता है। तो ये धूम्रपान और शराब मिलके आपकी पैंक्रियास को भी खराब कर देते हैं, जो फिर कंटिन्यूस एक एब्डोमिनल पेन का कारण बनता है, और ये पेन पेट का सबसे दुखदाई पेन होता है। पेशेंट को काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है और फिर इसका परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं रह जाता। दूसरी चीज़ है आंतों का, तो डेफिनेटली ये शराब और धूम्रपान से आपका डाइजेशन सिस्टम वीक होता है, जिससे आपके हेल्थ पे परिणाम पड़ता है, वेट लॉस, इंडाइजेशन, ये सारी समस्याएं भी काफ़ी कॉमन है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग इससे जितना दूर रहेंगे उतना आप खुद को हेल्दी रख पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कैसा था?